नमस्कार विद्यार्थियों, जनवादी चीन के संविधान की आज विशेषताएं विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। जनवादी चीन 1 अक्टूबर 1949 को कोमितांग पार्टी के चांग काई शेक एवं साम्यवादी दल के नेता माओ से तुंग के मध्य संघर्ष हुआ। इस संघर्ष में माओ से तुंग की विजय हुई और इसी दिन माओ से तुंग के नेतृत्व में चीन में साम्यवादी या जनवादी गणराज्य की स्थापना हुई। अब तक जनवादी चीन 4 संविधान अपना चुका है। 1954 का संविधान, दूसरा 1975 का संविधान, तीसरा 1978 का संविधान और चौथा 1982 का संविधान। 1982 में महसूस होने लगा कि चीन में माओ के रूढ़िवादी साम्यवाद के स्थान पर प्रगतिशील साम्यवाद तथा विकसित औद्योगिक तत्वों को अपनाया जाए। अतः 4 दिसंबर 1982 को चीन का चौथा संविधान स्वीकार कर लिया गया, जिसमें 138 अनुच्छेद एवं 4 अध्याय हैं। यह संविधान अन्य 3 संविधानों से निम्न आधारों पर भिन्न है। नंबर 1, इसमें चीन के ऐतिहासिक अनुभवों का समावेश है। नंबर 2, समाजवाद के 4 जो प्रमुख सिद्धांत हैं। नंबर 1, सर्वहारा की तानाशाही, साम्यवादी दल का नेतृत्व, मार्क्सवादी लेनिनवादी विचारों को महत्व और चौथा माओ के विचारों का संकलन। इन चारों समाजवादी तत्वों या सिद्धांतों को इसमें समाहित किया गया है। नंबर 3, यह संविधान समाजवाद के साथ साथ समाजवादी सभ्यता के निर्माण पर भी जोर देता है। ये 3 आधारों पर अन्य संविधानों से भिन्न है। 1982 के जड़ गणतंत्रीय चीन के संविधान की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। नंबर 1, संक्षिप्त संविधान, अर्थात इसमें 4 अध्याय और 138 अनुच्छेद मात्र है। ये लिखित और निर्मित संविधान है। तीसरा, इसमें संविधान की सर्वोच्चता को वरीयता दी गई है, लेकिन व्यवहार में संविधान की कहीं भी सर्वोच्चता नहीं। नंबर 4, कठोर लेकिन व्यवहार में लचीला संविधान है। राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के 1/5 सदस्य यदि कोई प्रस्ताव रखें और इस प्रस्ताव को राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस नेशनल पीपुल्स कांग्रेस के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से स्वीकृत कर लिया जाए तो संविधान में संशोधन हो जाता है। ये प्रक्रिया बड़ी कठोर है, लेकिन व्यवहार में लचीला क्यों है? क्योंकि एक दलीय व्यवस्था होने के कारण संशोधन आसानी से हो जाते हैं। एकात्मक संविधान है। चीन में संपूर्ण शक्तियां केंद्रीय सरकार में निहित होती हैं। इकाइयां और स्थानीय सरकारें केंद्र से ही सत्ता प्राप्त करती हैं या हस्तांतरण करती हैं। छठे, लोकतांत्रिक केंद्रवाद। ये 2 शब्दों का संयोग है। लोकतांत्रिक का जहां तात्पर्य है समस्त शक्तियां जनता में निहित हैं, शासन कार्य में सभी को भाग लेने का समुचित अवसर प्राप्त है। वही केंद्रवाद का तात्पर्य है शासन या दल का प्रत्येक अंग उच्च अंग के अधीन है, उसकी आज्ञा का पालन करने की उसे स्वतंत्रता है। लेकिन वास्तव में देखें तो लोकतंत्र यहाँ छलावा है, केंद्रवाद वास्तविकता है। 7वां, जनवादी गणतंत्र। चीन के जनवादी गणतंत्र की संपूर्ण सत्ता जनता में निहित है, इसलिए ये जनवादी है। बहुराष्ट्रीय राज्य है। चीन बहुराष्ट्रीयताओं वाला राज्य है, जिसमें 56 राष्ट्रीयताएं निवास करती हैं। सबसे बड़ी हान राष्ट्रीयता वहां स्थित है। नवी जो विशेषता है वो नागरिकों के मौलिक अधिकार और कर्तव्यों का समावेश अनुच्छेद 2 के 4 भागों में किया गया, जिसे 4 भागों में बांटा जा सकता है। आर्थिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार और चौथा व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं। ये इसके मौलिक अधिकार हैं।
द समाजवादी अर्थव्यवस्था। चीन में दो प्रकार से साधनों का प्रबंध किया जाता है, संपूर्ण जनता द्वारा समाजवादी स्वामित्व और एक श्रमजीवी जनता द्वारा समाजवादी सामूहिक स्वामित्व। लेकिन 20वीं सदी के अंतिम दशक में समाजवादी अर्थव्यवस्था के स्थान पर मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है, जिसका लक्ष्य शक्ति, आर्थिक विकास और आधुनिकीकरण है। इसलिए बाजार व्यवस्था के इसके तत्वों को भी यहाँ मान्यता दी गई है। राजनीतिक दलों के गठन की स्वतंत्रता, लेकिन एक दलीय प्रणाली। चीन में साम्यवादी दल के अतिरिक्त 8 अन्य दलों का अस्तित्व है, लेकिन साम्यवादी दल का ही प्रमुख अस्तित्व है। 12 केंद्रीय सैनिक आयोग। 1982 के संविधान में एक नई व्यवस्था की गई है। अब सशस्त्र सेनाएं पार्टी की अपेक्षा राज्य के अधीन होंगी। सशस्त्र सेनाओं का कमांडर इस आयोग का चेयरमैन होगा। चेयरमैन ही राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता करता है, वही सर्वोच्च राज्य सम्मेलन बुलाता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रीय जन कांग्रेस करती है और उसी के प्रति वो उत्तरदायी होती है। लेकिन वर्तमान में मार्च 1993 से पार्टी प्लस सेना प्लस देश के पदों का एकीकरण कर दिया गया है। पार्टी, सेना और देश के जितने भी पद हैं उनका एकीकरण कर दिया गया है। राष्ट्रपति पद की पुनर्स्थापना 1978 के संविधान द्वारा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद को समाप्त कर दिया गया था, लेकिन 82वें संविधान द्वारा राष्ट्रपति पद की पुनर्स्थापना की गई है, जिसकी नियुक्ति नेशनल पीपुल्स कांग्रेस करती है। 1993 से राष्ट्रपति जियांग जेविन पार्टी, सेना, देश शासन के तीनों पदों को संभालते आए हैं 1993 से। विदेश नीति के सिद्धांतों का भी इसमें उल्लेख किया गया है। न्यायपालिका की बहुत ही कमजोर स्थिति है। अगली जो 15वीं विशेषता है, जनवादी चीन में न्यायपालिका स्वतंत्र और सर्वोच्च नहीं है। न्यायपालिका प्रशासन का एक अधीनस्थ अंग है। संविधान की व्याख्या करना, संविधान विरोधी कानूनों को रद्द करना, संविधान अधिकारों की रक्षा करने का अधिकार उसे नहीं है। सर्वोच्च जनवादी न्यायालय राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी बना दिया गया है। निजी संपत्ति की भी व्यवस्था यहाँ की गई है। निजीकरण के वैश्वीकरण के प्रभाव से चीन ने संविधान में 13वां संविधान संशोधन 2004 में कर निजी संपत्ति के अधिकार को वैधानिक मान्यता दे दी है। और आधुनिकीकरण पर बल। अनुच्छेद 18 में विदेशी कंपनियां चीन में पूंजी निवेश के लिए स्वतंत्र हैं। इसके बदले में उन्हें 15% टैक्स देना होगा। थैंक यू।